बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे जसवंत सिंह की उम्मीदवारी पर। आखिर काफी ना नुकर जद्दोजहद के बाद आज एनडीए ने जसवंत सिंह के उम्मीदवारी पर मोहर लगा दी है। अब जसवंत सिंह उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। आखिर इतना सब कुछ चला, क्यों चला, क्या था पीछे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे बड़ी खबर में कि आखिर क्यों मैदान में उतरे जसवंत। तो बड़ी खबर में इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जसवंत सिंह मैदान में उतर गए हैं, बहुत कुछ चला जसवंत की उम्मीदवारी को लेकर, लेकिन अब आखिरकार जसवंत मैदान में है। आशीष, अगर जसवंत की राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जसवंत जब जब कोई सेना या सैनिक लड़ने को तैयार नहीं होता है तो उस मैदान में जसवंत अपने आप को झोंकते हुए नजर आए। इनकी राजनीतिक यात्रा को देखा जाए, जब बाड़मेर में जो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, वहाँ बीजेपी के पास कद्दावर नेता और कैंडिडेट नहीं होते थे, तो जसवंत ने वहाँ भूमि तैयार की और वहाँ चुनाव लड़कर जीता। इसी तरह से जब गोरखालैंड की बात आई, बीजेपी को कोई और प्रत्याशी नहीं मिला तो जसवंत को उतार दिया गया। कुल मिलाकर, और यहाँ तक कि जब कांधार में जब भारतीय इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को छुड़ाने की बात आई तो भी जसवंत सिंह ही मंत्री के तौर पे वहाँ गए। कुल मिलाकर जसवंत को हमेशा ऐसी एक टास्क मिलता रहा है जो कि बहुत असंभव सा होता है। हर बार उन्होंने ऐसे टास्क को लिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह असंभव नहीं है, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि एनडीए के पास भी कोई कैंडिडेट तो था नहीं, और लेकिन लड़ना मजबूरी थी, क्योंकि आने वाले चुनाव में कम से कम ये तो दिखाना है कि दोनों खेमे अलग अलग हैं। तो ये इस मजबूरी का जो नाम है वो जसवंत सिंह बने। और जसवंत सिंह ने शरद यादव के मना करने के बाद भी जसवंत सिंह की उम्मीदवारी को मुझे लगता है ज्यादा बल मिला। हाँ, देखो, मैंने जैसा कहा कि जब कोई नहीं होता है तो जसवंत सिंह होते हैं, तो कुल मिलाकर जसवंत सिंह वो नाम है, जब कोई खाली हो मैदान तो जसवंत सिंह को उतार दिया जाए। कुल मिलाकर भाजपा इस तरह का यूज़ करती आ रही है, और जसवंत सिंह के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जसवंत सिंह को अगर बड़े कद्दावर नेता बने रहना है, चर्चाओं में रहना है, तो राजस्थान में दूसरा मौका है जब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राजस्थान के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है। और राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोग तो चाहेंगे कि उनको दोबारा मौका मिले कि राजस्थान से एक और नेता उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। प्रताप जी, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक बार नजर डालते हैं जसवंत सिंह के अब तक के सफर पर। 3 जनवरी 1938 को जोधपुर में जन्मे जसवंत सिंह ने अपनी कॉलेज शिक्षा मेयो कॉलेज से पूरी की। इसके बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर के पद से एक लिबरल डेमोक्रेट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और वित्त मंत्री तक का सफर भी तय किया। 1996 में वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले वित्त मंत्री और फिर विदेश मंत्री बने जसवंत सिंह अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने गए। लेकिन विचारों का खुलापन विवाद बन गया। उनकी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में, जिसमें उन्होंने जिन्ना की तारीफ की, विपक्ष ही नहीं खुद भाजपा में भी इसे लेकर बवाल रहा, और नतीजन जसवंत सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और जसवंत सिंह ने इसे छोटी मानसिकता करार दिया। उनकी किताब पर भी गुजरात में प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन जल्द ही उनकी बीजेपी में वापसी भी हुई, और अब जब एनडीए ने उनके नाम पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मोहर लगा दी है, तो पार्टी में उन्हें लेकर की जा रही गुटबाजी पर भी रोक लग गई। भैरव सिंह शेखावत के बाद जसवंत सिंह दूसरे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि राजस्थान से उपराष्ट्रपति बने। तो देखा प्रताप जी, आपने क्या सफरनामा जसवंत सिंह का जो था वो हमने एक बार दिखाया। क्या लगता है प्रताप, बीजेपी का जो एक पूरा धड़ा है, उस धड़े से अलग थोड़ा सा जसवंत सिंह को माना जाता है। जसवंत सिंह बहुत स्पष्टवादी भी है, साथ में बहुत एक वैश्विक सोच के भी माने जाते हैं।
इसे आशीष वैश्विक सोच कहें या खुली सोच, यानी कि वो खूंटे से बंधे हुए नहीं है, वो बीजेपी के खूंटे से नहीं बंधे हुए, वो उनका विचार कहीं भी जा सकता है, खूंटे को उखाड़ के जा सकता है, वो किसी नागपुर से या दिल्ली के सेंट्रल बीजेपी के विचारों से बंधे हुए नहीं है। और ये हमने देखा भी है कि इसी कारण वो बीजेपी से भी अलविदा कह गए थे, वापस आए, और जब बीजेपी से अलविदा कह गए थे तो उन्होंने तमाम दूसरे जो गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा करने का भी प्रयास किया, उन सबके नेताओं के साथ मेलजोल भी बढ़ाया, कुल मिलाकर एक प्रयास था। लेकिन इसलिए जसवंत सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको नहीं कहा जाता कि वो नागपुर से आदेश लेते हैं, उनको नहीं कहा जाता कि नागपुर के इशारे पे चलते हैं। तो कुल मिलाकर जो नागपुर से जो परेशान है जो नेता, जो नॉन कांग्रेस के नेता, उनको भी जसवंत सिंह से परेशानी नहीं है। और दूसरी चीज है, यूपीए ने हालांकि अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, एक तरह से यूपीए ने बता दिया है कि उम्मीदवार उनके जो होंगे वो होंगे, लेकिन मुकाबला मुझे लगता है क्योंकि अब बहुत सारे दल ऐसे होंगे जिनको शायद जसवंत सिंह से तकलीफ नहीं हो। हाँ, ये बात भी है आशीष। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के ही एमपी वोट डालेंगे, तो ये जो कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा का अगर अंक गणित देखा जाए तो निश्चित तौर पे यूपीए वहाँ इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि पूरे राष्ट्रपति चुनाव में थी। तो कुल मिलाकर वहाँ बड़ा कश्मकश का मामला होगा, और थोड़ी सी एक पार्टी के इधर से उधर होने पे ही पूरा खेल बिगड़ सकता है, मौका मिल सकता है जसवंत सिंह को। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आखिर मैदान में क्यों उतरे जसवंत। पूरे जो सियासी हलके हैं, सियासी हलकों में अब पूरी तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां पूरी तेज है। आखिर पूरे में चल क्या रहा है, इस पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की जद्दोजहद की परछाई उपराष्ट्रपति पद पर भी दिख रही है। यूपीए जहां हामिद अंसारी को ही उपराष्ट्रपति बनाए रखना चाहती है, तो वहीं एनडीए की सुई पहले शरद यादव और जसवंत सिंह की तरफ झूल रही थी, लेकिन फिर आखिर में जसवंत सिंह के नाम पर मोहर लग गई। इसी बीच ममता बनर्जी भी पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर रुकना चाहती थी, लेकिन उनके इनकार करने से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए हामिद अंसारी को समर्थन न देने का कारण लोकपाल के समय वोटिंग के वक्त संसद के स्थगन के आदेश को बता रही है। लोकपाल पर संसद के स्थगन का आदेश हो या महिला आरक्षण बिल पर विरोध करने वाले सांसदों को मार्शल से बाहर निकलवाना हो, एनडीए नहीं चाहती है कि हामिद अंसारी को वॉकओवर करने का मौका दिया जाए, और यही वजह है कि जसवंत सिंह के नाम पर एनडीए में आम सहमति बन गई है। तो देखा आपने किस तरह से एनडीए नहीं चाहता था कि यूपीए को वॉक ओवर दिया जाए। प्रताप जी, एनडीए नहीं चाहता था यूपीए को वॉक ओवर मिले, और यूपीए भी कहीं ना कहीं किसी नए उम्मीदवार पर एक्सरसाइज नहीं करना चाहता था। आशीष, वैसे भी क्योंकि 2014 में चुनाव आने वाले हैं, कुल मिलाकर ना तो एनडीए ना यूपीए कोई भी ऐसा चुनाव नहीं छोड़ना चाहता जहां कश्मकश नहीं हो, जहां उनको आपस में तोलने का मौका नहीं मिले। कुल मिलाकर एक बार मैसेज ऐसे जाता है, यदि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के मामले को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति का मामला तो ऐसा था जिसमें एनडीए को पूरी तरह से ताकत दिखाने का मौका है। बहुत सारे छोटे दल कहीं ना कहीं आ सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में प्रताप जी जुड़ गए हैं। नवीन कुमार जी हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। नवीन जी, क्या लगता है आज जसवंत सिंह की उम्मीदवारी पर एनडीए ने मोहर लगा दी है, कहीं ना कहीं क्या राष्ट्रपति पद के जैसे कड़ी कश्मकश होगी या छोटे दलों का भी समर्थन हासिल कर पाएंगे जसवंत? ये बड़ा टफ मुकाबला होने वाला है। जसवंत सिंह की अपनी एक पर्सनल इमेज है और नॉर्थ ईस्ट में खुद भी चुनाव लड़े हैं। संगमा इनके साथ है एनडीए के साथ, इसके अलावा जयललिता और बीजेडी और बाकी जो छोटे दल हैं वो भी साथ में आ रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी टफ होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्या नवीन जी, एक बड़ी बात है कि जसवंत सिंह को
ऐसा माना जा रहा था कि 2014 के बाद जो भी सरकार बन रही है और ऐसी काफी संभावनाएं, ऐसी दावे किए जा रहे थे कि एनडीए की सरकार बन सकती है, तो ऐसे में बड़ी भूमिका की आशा की जा रही थी जसवंत सिंह से, लेकिन उन्होंने ये छोटी भूमिका क्यों चुन ली अपने आप? ये वैसे छोटी भूमिका नहीं है, अपने आप में एक बड़ी भूमिका है। उसका दूसरा कारण ये है कि जी। जो एआईएडीएमके यानी जयललिता, नवीन पटनायक और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे संगठन जो अलग चले गए थे, वो जी। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के पक्ष में आ जाएंगे और एनडीए का 2014 का जो सर्कल है बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है ममता का अपना रुख है। ममता भी निश्चित तौर पे कांग्रेस से यूपी के साथ रहने वाली नहीं, इस प्रकार के काम है, वो रहेगी भी, लेकिन इस उपराष्ट्रपति चुनाव में वो एनडीए का समर्थन कर सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर ये लगता है कि 2014 जो एनडीए का सपना 2014 का, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो क्या ऐसा लगता है कि भैरव सिंह शेखावत की तरह जसवंत सिंह भी तमाम उन दलों को जोड़ पाएंगे जो अभी एनडीए के साथ नहीं है या भाजपा के खिलाफ हैं? सबसे बड़ा कारण है कि जसवंत सिंह, भैरव सिंह शेखावत ये उस श्रेणी के लोग हैं जिनके सभी दलों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जी। जिस प्रकार से लेफ्ट में फूट है प्रणब मुखर्जी को लेकर के, उसमें से अगर सपोज एक भी दल या बीएसपी या कोई भी एक दल तटस्थ रहता है और उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ना ले, तो कांग्रेस के लिए फांस बन सकती है। तो ऐसा कुल मिलाकर आपको लगता है कि जसवंत का दाव खेलकर एनडीए ने बहुत बड़ी चाल खेली है और यूपीए को पशोपेश में डाल दिया है? सबसे बड़ी बात है कि अगर गांधी को वो ममता बनर्जी तैयार कर लेती तो बेहतर होता, लेकिन वो नहीं कर पाई हैं। ऐसे में उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है कि जसवंत सिंह का सपोर्ट कर जाए। तो कुल मिलाकर जसवंत सिंह के अलावा एनडी, ये चुनाव आसान नहीं है, उसके लिए बड़ा टफ चुनाव होगा। और वैसे लगता है कि एनडी के पास जसवंत सिंह के अलावा और कोई कैंडिडेट भी नहीं बचा था? नहीं, नजमा हेपतुल्ला थी। नजमा हेपतुल्ला उपसभापति रही है, लंबे समय तक रही है, राष्ट्रपति भी बन सकती थी, एक माइनॉरिटी से भी आती थी, लेकिन जसवंत सिंह उन सब में भारी पड़ते हैं। और नवीन जी, और भाजपा की अंदरूनी राजनीति से क्या नहीं लगता कि भाजपा के भी कई बड़े नेता चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जसवंत सिंह से छुटकारा लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अप एंड डाउन और जिस तरह से कभी ऊपर कभी नीचे जसवंत सिंह की राजनीतिक जो विचार होते थे, उसके चलते शायद भाजपा भी चाहती होगी जल्दी से जल्दी जसवंत सिंह से। संकट नहीं आया, जसवंत सिंह पार्टी छोड़ करके गए, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत करके आ गए। उसके बाद जसवंत सिंह जाने के बाद फिर वापस आए, संगठन में आए, और जसवंत सिंह प्रधानमंत्री की दौड़ में कभी नहीं थे जी। तो इसलिए पार्टी में कोई सबसे बड़ा, अगर किसी को प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ते हुए उम्मीदवार को लेकर के दूसरे नेताओं को खतरा होता है, जसवंत सिंह से किसी को ऐसा खतरा नहीं था। लेकिन हाँ, जसवंत सिंह एक वरिष्ठ सीनियर लीडर है और उनका स्वभाव बहुत सदन में बड़ा शांत स्वभाव है और सभी दलों के साथ उनके बहुत अच्छे मधुर संबंध है। ऐसा हम हाउस में लगातार देखते आए हैं। तो लगता यही है कि जसवंत सिंह इस बार अच्छी टक्कर देंगे। धन्यवाद नवीन कुमार जी। तो कुल मिलाकर देखा कि किस तरह से प्रभावी और एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उभर गए। जो स्थिति मुझे लगता है कि भैरव सिंह शेखावत के टाइम उभर कर आई थी, उनके व्यक्तिगत संबंध, छोटे राजनीतिक दल, ये सब कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आए थे। और एक बड़ी बात और नवीन जी ने भी कहा है कि अब ममता, सपा और बसपा, जितने भी ऐसे दल हैं जो शायद राष्ट्रपति चुनाव में अलग हों लेकर वो तटस्थ भी रह सकते हैं, इसका फायदा जसवंत को मिल सकता है। एक और मेरे को तो राजस्थान के हिसाब से बात नजर आ रही है कि राजस्थान के तो पिछले, मुझे लगता है कि 10 एक साल से ऐसे एक भाग्य हो गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर कोई ना कोई राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई ना कोई बैठे। ऐसा लगता है कि भैरव सिंह शेखावत, फिर प्रतिभा पाटिल, और शायद अब हो सकता है जसवंत सिंह आ जाए, तो शायद राजस्थान का जो राजनीतिक तौर पर जो एक स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ेगा। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रताप जी, जो हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा राजस्थान से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। एक बड़ी बात जो है व्यक्तिगत संबंधों की हमने बात की, छोटे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उसमें जसवंत सिंह के साथ आ सकते हैं। क्या लगता है कुछ बड़े दल जो है, जिसमें हम ममता की बात करें, जिसमें हम सपा की बात करें, हम बसपा की बात करें, या और अन्य जो ऐसे दल हैं साउथ के जो दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं जसवंत सिंह के समर्थन में आ सकते हैं? और साथ में एक महाराष्ट्र की बात करें शरद यादव की, क्योंकि जसवंत सिंह, शरद यादव, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। कुल मिलाकर आशीष, लगता तो